पहला क्वेश्चन है सर, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। पहले हम सीडीपी करेंगे। देखिए आपकी सीडीपी जो है ना, ये 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी वगैरह कुछ भी, वो आपकी 30 नंबर की आएगी। फिर आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है, संस्कृत मान लो, हिंदी मान लो, जो भी है, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कुछ भी है आपकी, तो वो भी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर एसएसटी जो है, वो आपकी 60 नंबर की आएगी, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो। तो ये 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, यानी कि 90 क्वेश्चन तो आप सबके के कॉमन है, चाहे लेवल 1 का साइंस, लेवल 1 का हो, चाहे सेकंड लेवल का साइंस मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे वो एसएसटी का हो। बाकी फिर यहाँ पर भी आप फर्स्ट लेवल वाले भी ले सकते हैं, इस क्लास में ऐड किया गया है तो आप लीजिए। तो चलिए सर बताइए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आपको बताना है। तो भैया देखिए, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है ना, ये होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की जो विशेषताएं होती है ना, उनका अध्ययन करने के बारे में बात करता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है ना। हाँ, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, बताओ सर। तो भैया देखिए, यहाँ पे ना आपका जो उत्तर होगा ना, वो होगा ब्रेन स्टर्मिंग, यानी कि विचार आपसिस। सृजनशीलता क्या है, एक विचार ही तो है। इसमें एकदम नए विज्ञान और जो पुराना विचार है, उनमें नए विचार का समावेश किया जाता है, वही सृजनशील हो जाता है। ठीक है। अब अध्यापक को सृजनशील बालकों को शिक्षा देने के लिए या तो उनके विचारों को पोषण के लिए आप ब्रेन स्टर्मिंग विचारधारा विधि का सहायता लेनी पड़ेगी आपको। तो नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, 3 नंबर के प्रश्न में उत्तर करो सर, क्या होगा। पेपर बहुत धांसू है भाई, सब लोग बने रहो, शेयर वेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को, लाजवाब। चलिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग सब। टेलीग्राम भूल मत जाना, यहाँ पे आपकी क्विज वगैरह ये सब होती है। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की आवश्यकता जिसे उसको सबसे पहले पूरा करना चाहिए, बताओ किससे संबंधित है। तो मेरे दोस्तों, ये जो संबंधित है ना, ये शारीरिक, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रेरणा का विचार है ना दोस्तों, किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था सर, अब्राहम मैस्लो। प्रेरणा का सिद्धांत। और मैस्लो यही कहते हैं कि प्रेरणा का जो जन्म है ना, वो आवश्यकता से होता है। किससे होता है भैया, आवश्यकता से होता है। और मैस्लो ने आवश्यकता को इंगित किया था और इसके कुछ चरण बताए थे। उन चरणों के बारे में बात करें, आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है। जैसे आपने अभी एग्जाम क्रैक कर लिया रीट का, तो आप सोचोगे यार सेकंड ग्रेड को मास्टर बनूँ मैं, तो मैं तो बनू ली। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो वो आवश्यकता आपकी पूरी होती जाती है, जैसे जैसे आप आगे की और बढ़ते जाते हो। तो आवश्यकता के जो सोपान होते हैं ना, कई सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, एक होती है आत्म प्रेरणा की आवश्यकता। ये 4 आवश्यकताएं बताई थी अब्राहम मैस्लो ने। 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए सर, क्या होगा, बता दो। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, बताओ सर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो भैया देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक। बी ऑप्शन राइट होगा आपका, इसका क्या होगा, बी। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञात्मक, संज्ञानात्मक और जो नैतिक विकास है, इससे बालक के मानसिक विकास में वृद्धि होती है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। इससे मानसिक और इस इन दोनों से भी मानसिक विकास के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। राइट। नेक्स्ट, चलिए बताइए 5वें नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ सर। क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन। तो भैया देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली जो है ना, इसका प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। किसने किया था सर, किलपैट्रिक ने किया था। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुआ करते थे किलपैट्रिक, W H किलपैट्रिक इनका पूरा नाम है। और इन्होंने प्रोजेक्ट प्रणाली या फिर परियोजना प्रणाली जो है, इसी को आप परियोजना प्रणाली भी कह सकते हो, प्रायोजना प्रणाली। ठीक है, इसी का नाम है। किलपैट्रिक ये कहते हैं कि प्रायोजना जो है ना, सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किए जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट, 6 नंबर के प्रश्न में उत्तर करो सर, क्या होगा, जल्दी से बताओ। पूरे प्रश्न करने हैं, पूरा पेपर। तो भैया देखिए, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, अवलोकन का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, अवलोकन का एक उदाहरण है आकलन। तो सर आकलन ही है, आकलन
अवलोकन का उदाहरण आकलन है। देखो आकलन की जो प्रक्रिया है ना, इसमें जो कार्य प्रदत्त किए जाते हैं, मतलब वो प्रदर्शन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, आकलन के अंदर। कौन से परीक्षण का? प्रदर्शन परीक्षण का। अब आकलन में छात्रों को बिना अंक या ग्रेडिंग दिए हुए आप फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट, 7वें नंबर के प्रश्न में उत्तर करो जी, क्या होगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है, बताइए। तो भाई देखिए, इस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है विश्वसनीय। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्या कहा जाता है सर? विश्वसनीय। जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रसारित किया जाता है ना, तो उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो, तो इस प्रकार के परीक्षण को कहेंगे विश्वसनीय परीक्षण, क्योंकि इसमें है ना परिणाम में बार बार परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो विश्वसनीय हो गया ना, आप विश्वास कर सकते हैं भाई ठीक है यार, एक ही बात आ रही है। जैसे कोरोना की वैक्सीन है, आप अभी मतलब जो जांच है, जांच की बात करें, कोरोना टेस्ट है, वो आप करवाओगे तो क्या पता आपका शरीर गर्म हो रहा है, उस टाइम में आप पॉजिटिव आ जाओ। जब ठंडा हो रहा है 20 मिनट बाद में वापस से कराओ किसी दूसरे लैब में, एक में पॉजिटिव आ जाएगी, एक में नेगेटिव आ जाओगी, तो वहाँ पे आप विश्वसनीय नहीं होंगे, उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो आप समझेंगे यार ये तो यूं ही। तो अगर एक ही रिजल्ट आ रहा है तो फिर ठीक है, चलो भाई मानते हैं बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वें नंबर का, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी को डी लिखता है, या फिर 16 और 61 में और बी और डी में वो अंतर नहीं कर पा रहा है, बताओ कौन सा दोष है। तो भाई साहब देखिए, ये जो दोष है ना, ये है सीखने में अक्षम। क्या है सर? सीखने में अक्षम, डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं हम, डिसलेक्सिया, ठीक है ना। डिसलेक्सिया होता है ये, डिसलेक्सिया पठन और लेखन यानी कि पढ़ने और लिखने से जुड़ी हुई एक खास विकलांगता होती है, जिसका असर क्या है ना, भाषा को समझने में पड़ता है, लिखने में पड़ता है। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित जो बच्चे होते हैं ना, उनको स्पेलिंग लिखने में, पढ़ने में, आ, सब चीज़ समझने में, पहचान में कठिनाई होती है, सीखने की क्षमता प्रभावित होती है इससे। नेक्स्ट, बुद्धि समावेश करती है, बताइए सर बुद्धि किसका समावेश करती है, आंसर करो जल्दी से, क्या होगा। तो भैया देखिए, बुद्धि जो है ना आपकी, ये समावेश करती है अपसारी चिंतन का। किसका करती है मेरे दोस्तों? अपसारी चिंतन का समावेश करती है बुद्धि। अपसारी चिंतन से मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा क्षेत्रों का चिंतन, समझे सर। अपसारी चिंतन का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा क्षेत्रों का, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण दूर विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके किए जा सकते हैं, ठीक है जी। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चिंतन क्या है? ये तो कर ही दोगे तो, मतलब बताओ चिंतन क्या है। तो भाई मेरे देखिए, चिंतन जो है ना, एक प्रतीकों का कार्य होता है। चिंतन नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। चिंतन में प्रतीकों का कार्य किया जाता है। एक व्यक्ति थे वारेन, इन्होंने चिंतन के बारे में एक परिभाषा दी है कि चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है और इसका आरंभ है ना व्यक्ति के सामने उपस्थित किसी भी समस्या या कार्य से होता है। पर्यटन और भूल के बारे में भी आपने सुना होगा, इन्होंने कहा था आगे कि पर्यटन और भूल से युक्त समस्या प्रवृत्ति से प्रभावित की जा सकती है, तो इसके अंत में समस्या का समाधान भी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू वारेन। नेक्स्ट देखिए, खैर बताओ 12 में क्या होगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किस पर प्रयोग करके किया था? तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो, सब्सक्राइब का बटन तो दब जाना चाहिए, लाइक का बटन भी दब जाना चाहिए। देखो कितने से लाइक हैं, आधे लाइक हैं, आप कितने तो लाइक देख रहे हो, और आधों ने लाइक किया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
ना आंसर होगा कुत्ते। कुत्ते पर पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था सर? कुत्ते पे किया था। इस सिद्धांत में जो है ना, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य, क्या साहचर्य स्थापित करने के ऊपर जोर दिया गया, सिखाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर के प्रश्न में आंसर सर करो, क्या होगा इसका? 13 नंबर के प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है, उत्तर कर दो। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्र को प्रेरित करते हैं। तो भाई साहब देखिए, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्र को प्रेरित करते हैं, यानी कि निर्देश निर्धारित करके, सही बात है। चैम्पट का प्रयोग करके, सही बात है। दृष्टांत उदाहरण दे करके, सही बात है। और छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा कूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों ही सही है, चारों ही सही है भाई, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर के प्रश्न में उत्तर करो। CWSN का क्या मतलब होता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो क्या होगा आंसर आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है सर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक, एक क्रिक नामक मनोवैज्ञानिक हुए थे, क्रिक। इनकी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने कहा था कि विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा वो बच्चा होता है जो नॉर्मली औसत बच्चों के मानसिक और शारीरिक और जो सामाजिक विशेषताएं होती है ना, उनसे अलग होता है, भिन्न होता है। कि वो विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन चाहता है, उसमें वो अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। ठीक है ना, मतलब अलग टाइप का सबसे। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था? तो भाई साहब देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका, वो होगा नंबर 1, मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना सर 1908 में किया गया था मैकडूगल के द्वारा। कोई व्यक्ति किसी खास तरह की परिस्थिति में कोई विशेष प्रकार का व्यवहार ही क्यों करता है, इसका स्पष्टीकरण सबसे पहले इसी सिद्धांत के अंदर दिया गया था। और इसी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बता दो बाप, क्या होगा? बाल्यावस्था और व्यापक मूल्यांकन, सॉरी 16 नंबर में बताना है। बाल्यावस्था अवस्था होती है, कहाँ तक की? बाल्यावस्था की बात कर रहा है। बहुत आसान है भाई ये, बहुत आसान। कहाँ तक होती है मतलब लास्ट, स्टार्टिंग नहीं पूछ रहा है, जहाँ पे खत्म होती है ना बाल्यावस्था, वहां की पूछ रहा है। तो आंसर होगा 12 वर्ष। तीसरा ऑप्शन कितनी होती है? 6 to 12 ईयर। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष तक चलने वाली होती है, और ये अनोखा काल कहलाती है, जीवन का अनोखा काल। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके ऊपर बल देता है, बताइए? तो सर देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ना आपका, ये बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इसके ऊपर। ठीक है ना? यस, देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया होती है। ऐसी होती है सर, विकासात्मक प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली होती है। ठीक है, अब सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय जो बालक होता, सॉरी शिक्षक होता है, उसको छात्रों के सीखने की प्रगति और जो कठिनाइयां होती है ना, उनके बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, सीखने के लिए आपको अवलोकित किया जा सकता है, इसके द्वारा रिकॉर्ड को सुधारा जा सकता है, इसके ऊपर और बल दिया जा सकता है ताकि और भी इम्प्रूवमेंट हो बालक की स्टडी में। अपराधी बालक कौन होते हैं बताइए? 18 नंबर में, अपराधी बालक
तो आप तो नहीं हो, मुझे पता है अपराधी बालक, क्योंकि आप तो उस श्रेणी से आगे आगे थे, तब थे अपराधी बालक। तो क्या होगा भाई आंसर? जो असामाजिक कार्य करते हैं, नंबर वन ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जो असामाजिक कार्य करते हैं वो होते हैं अपराधी बालकों के अंतर्गत। कुप्पू स्वामी के बारे में सुना है तुमने? कुप्पू स्वामी, तो अपराधी बालक का नाम आते ही कुप्पू स्वामी का नाम जरूर आएगा। इन्होंने ये कहा था कि अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता एक होती है, अब वो क्या बताया था उन्होंने, कि वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं ये, और भविष्य की चिंता नहीं करते, यानी कि प्रेजेंट में जीना है कुल मिलाकर के, ऐसे कहते हैं कुप्पू स्वामी। अगला देखिए, 19 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताओ। बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? विकास सिर से पैर की ओर होता है, नंबर वन ऑप्शन। सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिरस्ते सिर से पैर की ओर, नाम से पता चल रहा है ना। अगला देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन, बताओ उत्तर क्या होगा। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, बताओ। बालक के व्यक्तित्व की नींव, तो गाइस देखिए, बालक का जो व्यक्तित्व होता है ना, इसकी जो नींव है ना, वो पड़ती है बचपन अवस्था से। कौन सी अवस्था से पड़ती है सर? बचपन अवस्था से, है ना। बालक का समाज जिस तरह का होता है ना, तो बालक के व्यक्तित्व का विकास भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब बाल्यावस्था में जो बालक का संपूर्ण सामाजिक विकास है ना, वो हो जाता है बाल्यावस्था में, 6 से 12 के एज के अंदर। तो बालक के जो व्यक्तित्व होते हैं उनकी नींव बाल्यावस्था यानी कि बचपन अवस्था में पड़ जाती है। आप बाल्यावस्था को बचपन अवस्था भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अगला देखिए, 21 में उत्तर बताओ सर क्या होगा। सीखने की विकलांगता के साथ लोगों को, बताओ क्या। सीखने की विकलांगता के साथ लोगों को, तो गैस सीखने की विकलांगता के साथ लोगों को है ना, एक क्षेत्र और उच्च कौशल के विशेष क्षेत्रों में गंभीर क्षति हो सकती है। नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। सीखने की विकलांगता हो तो उसके जीवन में बहुत सारी क्षति होने लग जाती है, एक से ज़्यादा क्षेत्रों, या फिर जो सिर्फ हम बात करें उसी क्षेत्र में कौशल की कमी आ जाती है, जिसमें वो ज़्यादा ज़्यादा सीखता है, बहुत ज़्यादा उसमें उसका मन लगता है, उन क्षेत्रों में भी कमी आ जाती है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला देखिए, 22 में उत्तर क्या होगा। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, बताओ क्या होगा इसमें। तो भैया देखिए, इसका जो उत्तर होगा ना, वो होगा त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, ठीक है ना। यस, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, क्योंकि ऐसे बालक वस्तु को छू करके बेहतर सीखते हैं, हाथ लगा करके, महसूस करके। चलो बताओ क्या होगा इसमें उत्तर। 23 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताओ। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, बताओ कौन से होते हैं। तो सर यहाँ पे ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, करो फटाफट से उत्तर इसका। इसका आंसर होगा उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, ठीक है ना सर। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप 24 नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो क्या होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने तुम्हारे को। तो इस टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या मतलब है, उत्तर बता दो भाई जल्दी से। तो भैया देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन से मतलब है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, ठीक। नेक्स्ट, चलो बताओ 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा उत्तर। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, बताओ। तो भाई देखिए, यहाँ पे ना आपका आंसर होगा नंबर वन ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा? मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी। बहिर्मुखी विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति, पसंद और नापसंद को भी बता देता है, लेकिन अंतर्मुखी जो विद्यार्थी होता है ना, वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है और परिस्थितियों में समायोजन
ना कर पाने के कारण वो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी फिर उसको करना पड़ता है। कई बार देखो, एक लेटेस्ट एग्जांपल, लेटेस्ट क्या, आपके दिल को छू लेने वाला कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा, है ना? लड़के होते हैं, लड़के डायरेक्ट लड़कियों को, मानो सपोज दैट, प्रपोज कर देते हैं, ठीक है? तो लड़के कर देते हैं, तो मतलब अधिकतर लड़के कर ही देते हैं, ज़्यादातर लड़के अंतर्मुखी नहीं होते हैं, वो बहिर्मुखी होते हैं। लेकिन लड़कियों में अंतर्मुखी वाली जो भावना होती है ना, वो ज़्यादा पाई जाती है लड़कों के प्रति, ठीक है ना? तो वो जैसे किसी लड़के से प्रेम करती हैं, बेपनाह मोहब्बत, ठीक है ना? तो लड़के ने कह भी दिया उसको, फिर भी वो नहीं करती है, हाँ, नहीं करती है, हाँ। आप में से होंगी कई तो ऐसे, ठीक है ना, नहीं करती है ना भाई, कहीं हमारी इज्जत खराब होने जाएगी, ठीक है? वो अंतर्मुखी होती हैं, मतलब लड़कियां ज़्यादातर। खैर, चलो देखिए, बातों को छुपा लेती हैं, और ये लड़कियां लड़कियों के पास में नहीं छुपाती हैं, ये भी ध्यान रखना, ये तो उनको गॉड गिफ्टेड ही है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका, बताओ 26 में बुद्धि लब्धांक सामान्यतः, बताओ, कम से कम रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, या पूर्ण रूप से, या मध्य, या फिर उच्च, क्या होगा इसमें? तो सर देखिए, यहाँ पे आंसर जो होगा ना, वो होगा उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। जैसे 130 से ज्यादा आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, उनको आप प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे, ठीक? और 71 से लेस देन 71, 100 सॉरी 71 से कम वालों को आप जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखेंगे। समझ गए? अगला देखिए, 27 नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो आप। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, बताओ पिछड़े बालक कौन से बच्चे होते हैं? आंसर करो फटाफट से। तो दोस्तों देखिए, पिछड़े बालक जो होते हैं ना, बुद्धि लब्धि स्तर इनका होता है 80 से 90, और सीखने की गति धीमी होती है, सही बात है। और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार भी ये करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है जी। हाँ, पिछड़े बालकों के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90, समायोजन में समस्या, परिणाम स्वरूप उनका अधिगम भी बहुत धीमी गति से होगा, अवरुद्ध होगा, ठीक। नेक्स्ट, 28 में बताओ, मानव या फिर मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। जलवायु, मौसम, वातावरण, क्षेत्र, इनमें से किसका कार्य उस इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है? बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कर दो भाई। तो गाइस देखिए, यहाँ पे उत्तर होगा आपका वातावरण। कौन सा ऑप्शन? तीसरा राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? वातावरण हो जाएगा इसका सर। समझ गए? यस। अगला क्वेश्चन, 29 में बताओ उत्तर। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? बताओ किसके सिवाय देता है वो बहुबुद्धि सिद्धांत निम्न में से निहितार्थ? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका, वो होगा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय, जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है ना? यही होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर का, बताओ क्या उत्तर होगा। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि कौन सी है? बताओ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो प्रथम गतिविधि है ना, वो होगी डी ऑप्शन, श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना, ठीक है ना? श्यामपट्ट पर क्या लिखना सर? विषय वस्तु। कक्षा में किसी नए विषय की शुरुआत के लिए है ना, किसी भी शिक्षक की पहली गतिविधि चौक, बोर्ड, इन पर विषय से संबंधित सूचना इंगित करना, उसके बाद में लिखित सूचना की चर्चा करना, ये सब। यहाँ तक सबका क्लियर है ना? 30 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, बताओ कितने क्वेश्चन सही हुए आपके 30 में से? आगे चलते हैं हम, इधर हिंदी की ओर। ये लो, पढ़ाई करो फटाफट से इस गद्यांश की। गद्यांश को पढ़ो, गद्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फटाफट पढ़ो, इसी में से 5 प्रश्न पूछूंगा अभी जस्ट आगे। जल्दी रीड करो इसको, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए सर, साहित्य और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है।
कहने के लिए तो साहित्य मूलतः उसके रचनाकार की व्यक्तिगत प्रतिभा का ही प्रकाशन है, किंतु उसके दर्पण में सामाजिक गतिविधियों का प्रतिबिंब भी निश्चित रूप से झलकता है। इसका कारण यह है कि साहित्यकार व्यक्तिगत रूप से भले ही स्वतंत्र निर्माता हो, परंतु उसकी मानसिकता के निर्माण में देश काल और परिस्थितियों के सामाजिक तत्व किसी न किसी रूप में मिलकर उसे प्रभावित करते ही हैं। विश्व के संपूर्ण खुल साहित्य की छानबीन करने पर इस तथ्य का पता लगाया जा सकता है कि साहित्यकार वर्तमान में जीवित रहने के बावजूद अपने अतीत से भी ऐसी भाव संवेदनाओं और विचारधाराओं को ग्रहण करना चाहते हैं जो समाज के भविष्य के लिए भी कारगर सिद्ध हो सके। सामाजिक जीवन के सहस्त्रों वर्षों के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने साहित्यकार के भावलोक को उद्वेलित कर उस नवीन नव निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वह उन्हें मानवीय करुणा, सद्भावना, सहयोग और उच्च आदर्शों में पिरोने के लिए भी उत्कंठित रहता है, जिससे विश्व परिवार को अमन, चैन और सुख शांति की सौगात मिल सके। ये है। अब सर बताइए आप मुझे, ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या है? नंबर 1 क्वेश्चन, बताओ जी, क्या शीर्षक है इसका? तो भाई साहब देखिए, इसका जो शीर्षक है ना वो है साहित्य और समाज। नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बता दो, 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या उत्तर होगा? साहित्य समाज का दर्पण है, इसका भावार्थ क्या है? अभी आया था ना, तो बताइए क्या भावार्थ है इसका? तो गाइस देखिए, इसका जो भावार्थ है ना वो है साहित्य को प्रेरणा स्रोत समाज होता है, साहित्य का प्रेरणा स्रोत ये साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसका मतलब हो गया साहित्य का प्रेरणा स्रोत समाज होता है। नेक्स्ट 3 नंबर का बताइए, सौगात से क्या मतलब है? सौगात आया था ना वहां पे, तो बताओ सौगात से क्या मतलब है? तो सर सौगात से मतलब है अमानत। नंबर 1 ऑप्शन। 3 क्वेश्चन सही हो गया आपके। अगला देखिए 4 नंबर का, बताओ साहित्य समाज का क्या है? दर्पण, मुखौटा, चित्र और दर्शन। तो फ्रेंड्स जो साहित्य है ना ये है समाज का दर्पण। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसका। क्या है? समाज का दर्पण है भैया ये। अगला क्वेश्चन भी देख लो बाप, 5वें नंबर का, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द बताओ। पश्चिमी दिशा के लिए क्या होगा सर? उत्तर हो जाएगा आथुणो, आथुनी, उगुणी, है ना। उगुणी मतलब जिधर से सूर्य उगता है पूर्व दिशा, और पश्चिम जिधर सूर्यास्त होता है वो होगी आथुनी। अगला बताइए, उत्थान शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, करो फटाफट। क्या हो जाएगा? मैंने पहले भी करवाए हैं ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को। तो इसमें जो उत्तर होगा ना वो होगा उद प्लस स्थान। क्या होगा? उद प्लस स्थान हो जाएगा। ठीक है। हाँ, देखो उदुपसर्ग के साथ में स्था पहले भी बताया था तुम्हारे को, और स्तंभ, ये दो चीजें आ जाए ना उदुपसर्ग के बाद में, मतलब प्लस के पहले क्या होना चाहिए? उद होना चाहिए। और अगर बाद में ये आ रहा है ना स्था और स्तंभ, तो इनके मेल पर है ना उपसर्ग उत में बदल जाता है, मतलब दै का तय हो जाता है। और इन शब्दों में सह जो है ना सह आता है, उसका हो जाता है लोप। देखो यहाँ पे सह नहीं है ना, तो सह का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे उद प्लस स्तंभ। ठीक है। उद प्लस स्तंभ की बात कर रहे हैं अपन, स्तंभ। ठीक है ना। तो यहाँ पे तय हो जाएगा और क्या बन जाएगा? उत्तंभ, ये रूप बनेगा। अगला देखिए 7वें नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर होगा बताइए। जन्मभूमि शब्द में समास बताओ सर, क्या होगा? तो भैया देखिए जन्मभूमि जो शब्द है ना इसमें जो समास होने वाला है आपका वो होने वाला है बहुब्री समास। ठीक है। जन्मभूमि मतलब जन्म देती है जो भूमि। ठीक है ना। यस, जन्म देती है जो भूमि। तो यहाँ पर जो जन्म शब्द है ना वो भूमि के विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विशेष्य और विशेषण से युक्त पदों में कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना। सॉरी, बहुब्री पे लगा दिया गया मैंने, इसमें होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, तीसरा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा इसमें, बहुब्री नहीं होगा। अगला देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन में आंसर करना है आपको, फटाफट बताओ दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जन,
देखिए दोस्तों, दुर्जन का जो संधि विच्छेद होता है ना, दु है प्लस जन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा भैया? दु है प्लस जन, दुर्जन। ठीक है ना, विसर्ग। अगला प्रश्न देखिए आप, क्या होगा उत्तर बताओ। इस विकल्प में कृदंत शब्द प्रत्यय हुआ है, बताइए। वो कौन सा विकल्प है जिसमें कृदंत शब्द प्रत्यय हुआ है? जल्दी कर दो। क्या होगा भाई? यहाँ पर जो आंसर होगा ना, वो होगा दोस्तों लिखाई। नंबर वन ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, जो प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के साथ में जोड़े जाते हैं ना, वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है। अब कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो कहलाते हैं सर कृदंत प्रत्यय। समझ गए? यस। जैसे लिखाई शब्द है ना, तो क्या होगा? लिख प्लस आई, लिख प्लस आई हो जाएगा। पूरा ही आएगा, लिख प्लस आई आएगा। चतुराई, चतुर प्लस आई। भलाई, भला प्लस आई। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, बताओ क्या उत्तर होगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होंगे होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद विशेषण और विशेष्य का संबंध करवाता है, कौन सा समास होता है? अभी अभी बताया मैंने तुम्हारे को। तो भैया क्या हो जाएगा आंसर? टाइम खराब नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जिस समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित है, निम्न में से कौन सा है जो समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित है? तो सर यहाँ पर जो असुमेलित है ना, राजपुरुष, मंत्री परिषद और रसोईगर। देखो, राजा का पुरुष, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। मंत्री परिषद की बात की जाए तो मंत्रियों की परिषद, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर रसोई के लिए घर, इसमें जो है ना दोस्तों, संप्रदान है। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। और गो हत्या की बात कही जाए तो गो की हत्या, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास है। तीन में संबंध तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ पर संप्रदान है, तो डी ऑप्शन अलग हो गया ना इनमें। अगला देखिए, नेक्स्ट, बताओ किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, वो शब्द है कौन सा? पराजय। बी राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर के प्रश्न में आंसर करना है आपको, जल्दी कर दो। 13 नंबर में शब्द युग में पर्यंत पर्यक, इसके सही अर्थ भेद का चयन करना है आपको। तो करिए सर, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी कर दो भाई। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो उत्तर होगा ना, तक और पलंग, पर्यंत तक, है ना। और यहाँ पे पर्यक का मतलब क्या हो जाएगा? पलंग। अगला प्रश्न, बताइए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? बताओ, हिंदी वर्णमाला में वर्ण। तो सर देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है ना, 52 होती है। इनमें स्वर 11, व्यंजन 33। कितने हो गए? 44 तो ये सीधे सीधे हो गए। 33 व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? 25 तो जो कैसे मैथक के होते हैं, 4 उष्म होते हैं और 4 अंतस्थ होते हैं। तो 33 तो ये हो गए, और 11 आपके स्वर होते हैं। मात्राएं होती हैं 10, एक को मात्रा नहीं माना जाता है। इसके अलावा 4 होते हैं संयुक्त। मूल जो व्यंजन होते हैं ना, उनमें संयुक्त व्यंजनों को नहीं गिना जाता है, क्योंकि उनमें तो आएंगे ना डबल डबल, तो ये मूल में नहीं गिने जाते हैं। 44 में नहीं गिने जाएंगे, संयुक्त अलग से गिने जाएंगे। ठीक है ना। तो 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? 44 और 4 कितने हो गए सर आपके? 48। ठीक है। उसके बाद में 4 में से 2 तो होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिनमें डे और ढे आते हैं। 2 तो ये आते हैं। इसके अलावा एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। ये 4 ये हो गए। 48 और 4 कितने हो गए? 52। आगे देखो अगला प्रश्न, अज्ञ। अज्ञ का सही विलोमार्थी शब्द बता दो आप, क्या बनेगा? अज्ञ का विलोमार्थी, गाइस अज्ञ का विलोमार्थी होता है विज्ञ। नंबर वन ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? विज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का मतलब क्या होता है सर? विद्वान होता है। क्या होता है? विद्वान होता है विज्ञ का। अज्ञ का मूर्ख। बताइए, शाकार का विलोम शब्द, फटाफट कर दो। शाकार में कौन सा विलोम शब्द होगा? तो फ्रेंड्स, साकार का विलोम होता है निराकार। डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए अब आप, ये हो गया आपका। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रख करके किया जाता है? बताओ।
तो दोस्तों देखिए, ये किया जाता है स्मृति स्तर को ध्यान में, सॉरी, बोध स्तर को ध्यान में रखते हुए। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बोध स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन जो बी के ऊपर है। नेक्स्ट, चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका। 30 क्वेश्चन है हिंदी के, तो बताओ क्या पूछ रहा है। एक समान उच्चरित होने वाले शब्द निम्नांकित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? बताइए सर क्या होगा, फटाफट बता दो। तो गैस देखिए, यहाँ पे जो उत्तर होगा ना वो होगा आपका ध्वनि साम्य विधि। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर, ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि जो है इसमें ये मतलब मैत्री पे आधारित होती है, जैसे जिला, किला, मिला, सिला, ये सब। अगला देखिए आप क्वेश्चन, बताओ सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद? क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, देखो पाठ योजना होती है, शिक्षण सत्र होता है, पुनः शिक्षण होता है, बट डी ऑप्शन हो जाएगा परिपोषण सत्र। ठीक, नेक्स्ट, इसमें उत्तर बता दो आप क्या होगा, जल्दी करो। भाषा शिक्षण के किस उपागम में सामग्री विभिन्न स्रोतों से ली जाती है? बताइए क्या होगा भाई इसमें उत्तर। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सम्मिश्रण उपागम। क्या होगा? डी राइट आंसर, सम्मिश्रण उपागम हो जाएगा इसके अंदर आपका सही उत्तर। नेक्स्ट, एक बालक जो उच्चारण दोष के कारण स्पष्ट नहीं बोल पाता, जबकि एक शिक्षक के नाते आप निम्न में से किस कृत्य को अपनाएंगे? बताओ सर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उसकी समस्या का समाधान करना, बी राइट आंसर। ठीक है ना, क्या करना? ऐसे बालकों के लिए शिक्षक को प्रेम, सहानुभूति और विशेष संरक्षण के द्वारा दोष मुक्त करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, चलो बताओ श्रवण के प्रकारों में निम्न में से क्या सही नहीं है? अवधानात्मक, रचनात्मक, सॉरी, रसात्मक और विश्लेषणात्मक और ज्ञानात्मक। देखिए सर यहाँ पे उत्तर होगा डी ऑप्शन, ज्ञानात्मक श्रवण। ठीक है ना, ज्ञानात्मक श्रवण जो होता है श्रवण कौशल का प्रकार नहीं है ये। श्रवण कौशल के 3 प्रकार होते हैं, अवधानात्मक श्रवण और रसात्मक और विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए अब आप, निम्न में से डिसलेक्सिया का लक्षण कौन सा नहीं है? बताओ डिसलेक्सिया का लक्षण कौन सा नहीं है, फटाफट से उत्तर कर दो। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो होगा वर्णमाला जल्दी ही सीख जाना। ठीक है ना, डिसलेक्सिया से तो वर्णमाला जल्दी नहीं सीखते हैं, धीरे सीखते हैं, तो ये तो उल्टा हो गया काम। डिसलेक्सिया को वाचन विकार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वाचन विकार। पूछ सकता है निम्न में से किस आ, अधिगम में बाधा जो चीज होती है उसमें से वाचन विचार विचार किसका नाम है? तो आंसर आएगा आपका फिर डिसलेक्सिया। अगला देखिए, मूल्यांकन की प्रविधियों के अंतर्गत गुणात्मक मूल्यांकन की विधि निम्न में से नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए? निरीक्षण, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, लचीली स्वाध्याय। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन है ना, लचीली और स्वाध्याय विधि गुणात्मक मूल्यांकन की उपयुक्त विधि नहीं होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बताइए सर क्या होगा इसमें। देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व है? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? दृष्टिबिंब, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है ना, दृष्टिबिंब। अगला क्वेश्चन देखो, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताइए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। तो गाइस देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य की बात करी जा रही है तो छात्र की कमजोरी स्तर का पता लगाना, छात्र की अधिगम जटिलता का क्या करना, अंत करना, और छात्र को दूसरे छात्रों के साथ आगे बढ़ने हेतु तैयार करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर आपका यहाँ पे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, बताओ किधर से किधर? आंसर कर दो सर क्या होगा राइट आंसर इसका, फटाफट से। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, तो भैया देखिए एक तो होती है निगमन विधि। क्या होती है? निगमन। तो देखो निगमन से नी से नियम याद रख लो, और नी से निगमन, नी से नियम और नी से निगमन। तो सर क्या होगा आंसर आपका यहाँ पे? देखो निगमन की बात की जा रही है और नियम की बात की जा रही है, ठीक है ना।
तो निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर होती है, ठीक है। बाकी उल्टा कर दो आगमन को, आगमन होती है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पे, और निगमन की पूछे तो सामान्य से विशिष्ट कर देना, बस यही है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, इकाई उपागम क्या पूछ रहा है सर, इकाई उपागम के प्रवर्तक बताइए। 29 नंबर का क्वेश्चन है ये, इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है। तो भाई साहब देखिए, इकाई इकाई उपागम के जो प्रवर्तक होते हैं ना, वो होते हैं मॉरिस। नंबर 1 ऑप्शन होगा आपका, कौन है, मॉरिस। मॉरिस का मॉरिशन भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। इस उपागम में छात्रों के सीखने की जो सामग्री होती है ना, छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके बताई जाती है, जिससे छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग अवसर मिलते हैं। 30 नंबर के प्रश्न में आंसर करो सर, क्या होगा फटाफट। जब बालक संज्ञा व क्रिया के साथ साथ विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, इन सब का उच्चारण और उनका वाक्य में प्रयोग करने लगता है, तो ये उसकी भाषा विकास की कौन सी अवस्था है, बताइए क्या होगा इसमें सही उत्तर, फटाफट कर दो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथी अवस्था है, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है ना। चौथी अवस्था, जब बालक संज्ञा और क्रिया के साथ साथ विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, इन सब का उच्चारण और उनका उपयोग वाक्य में प्रयोग करना सीखने लगता है, तो ये उसकी भाषा के विकास की फोर्थ स्टेज होती है, समझ गए, चौथी स्टेज। तो बताओ मेरे को, इन 30 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, फटाफट आंसर कर दो भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। तो सर पहले हम करेंगे एसएसटी आज, यस, एसएसटी को करने वाले हैं हम, फिर उसके बाद में संस्कृत करेंगे हम। तो एसएसटी को करेंगे, सब लोग फटाफट से आ जाओ। 60 क्वेश्चन तो हो गए हैं आपके कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, सब लोग मजे में हो, आवाज आवाज सबके पास में सही आ ही रही है, मजा आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम पास में आ गया तो मजा भी आना ही चाहिए, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मजा आएगा आपको, चिंता मत करो तुम, देखते हैं तुम 60 में से कितने क्वेश्चन सही करते हो, लाजवाब टाइप के। चलो सर बताओ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, लाइक का बटन तो ठोको, पहले लाइक करो, शेयर करो फटाफट से, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती, आंसर करो सर, क्या होगा राइट आंसर। तो भैया देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है ना डेल्टा, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर के नहीं चलती है, मतलब जो कचरा होता है ना, गाद, गादा जिसको बोलते हैं वो वाला, ठीक है, दलदल, दलदल को बनाती है ना वो नदियाँ बना। आगे देखिए, तो ध्यान रखिएगा, यही कारण है जिससे वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं। नेक्स्ट, चलो बताइए 2 नंबर के प्रश्न में क्या होगा उत्तर, फटाफट करो। उड़ीसा को ओडिशा कर लो भाई, आजकल नाम चेंज हो चुका था इसका। तो ओडिशा राज्य में स्थित नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई, नंदन कानन क्या उत्तर होगा। तो भैया देखिए, बिल्कुल टाइम ज्यादा लेने वाले हैं नहीं, आपका आंसर होगा अभ्यारण्य के कारण है ये, तीसरा ऑप्शन, नंदन कारण। उड़ीसा के अंदर जो भुवनेश्वर है ना सर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है, और ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है सर, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो फेमस है सफेद शेरों के लिए, सफेद शेरों के लिए काफी फेमस है। ध्यान रखना, 2-3 चीजें बता दी है मैंने आपको यहाँ पर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सफेद शेरों के लिए, ठीक है। भुवनेश्वर के 20 किलोमीटर साइड में उड़ीसा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है, सफेद शेरों के लिए पूरे विश्व में फेमस है, याद रखिएगा, इसके बारे में नंदन कानन के बारे में बात हो रही है। 3 नंबर का प्रश्न देखो बाप, बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, बता दो, भूगोल शिक्षण का महत्व है क्या। तो गाइस देखिए, भूगोल शिक्षण के महत्व की बात करी जा रही है, तो ये प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन का प्रमुख विषय होता है, विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को समझने में सहायक होता है, इतिहास के अध्ययन को पूर्ण रोचक बनाने में भी सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर, ठीक है। 3 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सर। नेक्स्ट बताइए, 4 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। उल्टा है ना भाई प्रश्न, कंफ्यूज कर रहा है ना आप लोगों को, कईयों को कंफ्यूज कर रहा है, कई गलत उत्तर बताएंगे, लेकिन उत्तर बेसिकली वही वही है, पहले वाला ही जो आपने सोचा है, उत्तर वही है इसका, बिल्कुल।
वही उत्तर है। तो भाई देखिए यहाँ पे जो उत्तर होगा ना आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जय बाण। ठीक है, जयपुर के अंदर है कौन सा दुर्ग बताइए, जयगढ़। जयगढ़। देखो जयबाण जैसे शुरू हो रही है, जयबाण भी कितना आसान है, इसको याद रखना, जय जय जय, जयगढ़ जयबाण जयपुर, कितना आसान है ना। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, क्या मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी तोप, सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और ये इसका निर्माण है ना सर 1720 में करवाया गया था, निर्माण। निर्माण कब हुआ था, 1720 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इस तोप की जो मारक क्षमता है ना, मारक क्षमता, कौन सी क्षमता सर, मारक क्षमता 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर तक है, ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में ये एक ही दुर्ग है जहाँ पर तोप ढालने का संयंत्र लगा हुआ है, तोप बनाने का ढालने का, जयगढ़ के अंदर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर और भी कई सारी तोप बनाई गई थी, ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में आएगा, देख लेना आप लोग। भाई जयबान के बारे में तो सबको पता है, तो आजकल ये क्वेश्चन दे ना दे उसके ऊपर डिपेंड करता है, दे भी देता है, कोई बड़ी बारी बात नहीं, थर्ड ग्रेड का एग्जाम आ सकता है, अच्छा अब की बार आपके लेवल बढ़ा दिया है। तो देखो एक तो नाम था जिसका बादली, बादली तोप थी जो यहीं पे निर्मित हुई थी। एक है मचवान, मचवान कर लेना। एक है बजरंग बाण, बजरंग बाण, ध्यान रखिएगा, ये तोप है, बादली, मचवान और बजरंग बाण, इनको याद करना है तुम्हें। और एक ये जयबान तो है ही है। नेक्स्ट 5वें नंबर के प्रश्न के अंदर उत्तर करो, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताओ। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे हम बात करें ना, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरे वाह, कोई तीसरा टिका रहा है, कोई दूसरा टिका रहा है, डी ने भी देख लो बापड़न, ऐ कहीं करो जो, क्या उत्तर होगा, डी ऑप्शन। देखो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना उत्तरांचल के अंदर, उत्तरांचल के अंदर जो नैनीताल है ना, नैनीताल जिला, नैनीताल यहाँ पर अवस्थित है सर, ध्यान रखिएगा। इसे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंदर सम्मिलित किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंदर। तो यहाँ पर किसी भी विकल्प में आपको उत्तरांचल दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो बताइए 6 नंबर के प्रश्न में उत्तर क्या होगा। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तो तेजा दशमी बताइए कब आती है, 6 नंबर के प्रश्न में उत्तर करो, क्या उत्तर होगा भैया। तो सर यहाँ पे ना आपका आंसर क्या होने वाला है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तीसरा राइट आंसर। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, परबतसर, परबतसर नागौर के अंदर, कहाँ लगता है भैया, परबतसर नागौर के अंदर। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है। तेजाजी का जन्म जो है ना, जन्म के बारे में पूछ ले तो कब हुआ था, 1074 ईस्वी के अंदर हुआ था, खडनाल, खडनाल के अंदर हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी को, चतुर्दशी को हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। और तेजाजी के और भी नाम थे, जैसे एक तो बाला का देवता कहा जाता है इनको, बाला का देवता। तेजाजी के बारे में बात करें तो भैया काला का देवता भी कहा जाता है, बाला और काला मतलब सांपों का, है ना। कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी माने जाते हैं, ये किसानों के लिए काफी अच्छा काम किया था इन्होंने। तो खुद भी ये किसान ही थे वैसे। अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का, बताइए चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः किस प्रकार की है। तो भाई साहब देखिए चंबल बेसिन की जो स्थलाकृति है ना, ये है आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, उत्खाती। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी, यानी कि जिसको हिंद चंबल के नाम से भी आप जान सकते हो। पूरे मध्य भारत के अंदर यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है ये चंबल नदी, यमुना की, इटावा के अंदर, यूपी में इटावा में जाकर के मिल जाती है ये, नॉर्थ से आ रही है यूपी में इटावा, मतलब जो यमुना है, यमुना में मिल जाती है इटावा के अंदर जाकर के। चलो सर ध्यान रखिएगा, चंबल नदी 12मासी नदी है। तो राजस्थान के अंदर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले निम्न में से राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है, तो चंबल भी नाम आएगा, माही भी नाम आएगा, ठीक है ना।
और इसका जो उद्गम है ना सर वो होता है मानपुर। मानपुर इंदौर जिले के अंदर मध्य प्रदेश से, एमपी से फिर राजस्थान के अंदर एंट्री करती है। पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी राजस्थान में दक्षिण से आकर के। चलो बताइए 8वें नंबर के प्रश्न में जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जसवंत थड़ा क्या कहलाता है राजस्थान का? बताओ आंसर। ताजमहल कहलाता है क्या? तो सर देखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? जोधपुर। जोधपुर में ही है जसवंत थड़ा। सरदार सिंह के द्वारा, जो महाराजा थे ना जसवंत सिंह, उनकी याद में बनाया गया था। कौन बनाया था? सरदार सिंह। सरदार सिंह के द्वारा बनाया गया था। उनके महाराजा जसवंत सिंह की याद में पूरा सफेद संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर से निर्मित है भैया, ये ध्यान रखेगा तुम लोग। 9 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बताइए। सर्वोच्च पर्वत शिखर, आंसर करो फटाफट से, क्या होगा? इन चार में से बताना। आपके दिमाग में तो गुरु शिखर भी आ रहा होगा, लेकिन अब देखो गुरु शिखर यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर क्या करें? इन चार में से बताएंगे। तो भाई साहब देखिए, वैसे तो राजस्थान का जो माउंट आबू है यहाँ पर एक चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। कौन सी है? गुरु शिखर, वो सबसे ऊंची है। उसकी जो ऊंचाई है ना सर वो है 1722 मीटर। कितनी है भैया? 1722 मीटर है। माउंट आबू सिरोही में है। तो ये तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप ध्यान रखेगा। हिमालय और जो पश्चिमी घाट है ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उनके मध्य की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। ये मानी जाती है ही सबसे ऊंची चोटी। कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर, ठीक है। संत लोग यहाँ पर रहा करते हैं, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? अचलगढ़। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है सर। अचलगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर तो अचलगढ़ ही है। देखो रघुनाथगढ़ है ना, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। 1055 मीटर ऊंची है ये। याद हो जाएगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो तो नेक्स्ट हो, ये तो बहुत छोटी है। चलो बताइए, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो भैया देखिए आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान है। जैसा भी बना बन गया, ठीक ही बना होगा, दिक्कत नहीं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती मालवा के क्षेत्र का भी विस्तार है यहाँ पे, इन क्षेत्रों के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर एवरेजन जो बारिश होती है ना सर, वो होती है 180 से 100 सेंटीमीटर, आप मान लो इसके अंदर बारिश। और सबसे ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पर एक जिला है झालावाड़, वो सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए आप लोगों से सबसे ज़्यादा बारिश कौन से जिले में होती है, तो झालावाड़ में ही होती है। 100 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। अति आर्द्र प्रदेश में आता है सामान्य जलवायु के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। राजस्थान का सबसे ज्यादा बारिश वाला अगर आपको पूछ ले स्थान कौन सा है, तो वो करोगे माउंट आबू, ठीक। नेक्स्ट, चलो बताओ 11 नंबर के प्रश्न में उत्तर क्या होगा? निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइए। अरावली का सर्वोच्च शिखर आपको यहाँ पर बता देना है। तो भैया देखिए, अरावली का सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ और तारागढ़। तो यहाँ पे सर अचलगढ़ ही होगा, क्योंकि अचलगढ़ की इन सब में से ऊंचाई 1380 मीटर है, जो कोई किसी की भी नहीं है इनमें से। ये अजमेर के अंदर है, राजसमंद, ये सिरोही। अगला देखिए 12 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? बताओ। ये तो आप सब जानते हैं, वस्त्र नगरी। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, भीलवाड़ा। डी ऑप्शन राइट आंसर, भीलवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो फ्रेंड्स देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, वो अजमेर के अंदर स्थित है। क्या आंसर हो जाएगा सर यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट। कहाँ पे है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताओ। जनसंख्या से 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके। एक तो भारत की जनगणना से आएगा, और एक
राजस्थान की से पक्की है। चलो तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, पूर्वी मैदानी भाग, नंबर 1 ऑप्शन क्या होगा सर, पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा इसका। अगला देखिए नेक्स्ट 15 नंबर के प्रश्न में बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है। धनिया उत्पादन, भैया धनिया उत्पादन होता है 12 जिले के अंदर, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कहाँ होता है, 12 के अंदर होता है। नेक्स्ट बताइए, पीडमंट का मैदान राजस्थान के किस क्षेत्र में है। पीडमंट का मैदान, देखिए सर ये है दक्षिणी सॉरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। टोटल राजस्थान का 23.3% क्षेत्र ये कवर करता है भैया, ध्यान रखिएगा। 39% यहाँ पर जनसंख्या भी आप कर सकते हो, तो पीडमंट का मैदान ही कहलाता है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। 23% क्षेत्रफल हो गया और 39% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। अब जो नए आंकड़े आएंगे ना नई जनसंख्या के, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि अभी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 61.11% टोटल का, में से 40% जनसंख्या राजस्थान की यहाँ निवास करती है, लेकिन 39% यहाँ कर दिया, तो अभी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए सर आंसर क्या होगा 17 नंबर के प्रश्न में बताओ, चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है बताइए। चांद बावड़ी, तो फ्रेंड्स देखिए चांद बावड़ी जो है ना ये आबानेरी के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है चांद बावड़ी, बी ऑप्शन आबानेरी। अगला प्रश्न देखिए अब आप, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है बताओ। मंडावा, तो मेरे दोस्तों मंडावा जो है ना ये मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। किसके कारण प्रसिद्ध है मंडावा, मंदिरों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए क्या होगा 19 में, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है बताओ। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, तो गाइस क्या होगा उत्तर, सूती वस्त्र उद्योग है वो। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 1889 के अंदर स्थापित किया गया था दी कृष्णा बेस लिमिटेड, ब्यावर अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर। ठीक है सर नेक्स्ट, चलो बताइए, गिरधर आशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ बताइए कौन सा है। क्या होगा इसमें सही उत्तर, गिरधर आशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ। तो सर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा संगत सिंह रासो, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है ना, यस संगत सिंह रासो हो जाएगा इसका सही उत्तर। 21 में उत्तर बताइए, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी के बारे में बताओ। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी, तो सर उसका नाम है सरस्वती, नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा। सरस्वती नदी पश्चिमी राजस्थान में बहा करती थी, जिसका अवशेष अभी घग्गर नदी को माना जाता है। ठीक है, एक नदी द्वेषवती नदी, ये जयपुर के अंदर है, ध्यान रखेगा। और जयपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है इसको। का अवशेष क्या है, अमानी शाह नाला। ये दो अवशेष ध्यान रखेगा, वो तो सरस्वती नदी का अवशेष है गग्गर तो, और ये दर्शवती अमानी शाह नाले का अवशेष है। अभी आजकल आप इसको देखोगे ना तो ऐसा लगेगा वाह वाह वाह, तगड़ी बना दिया है इसको, खतरनाक वाली, देखना कभी। चलो देखिए इसमें आंसर बताओ 22 में, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है बताओ सर, क्या होगा उत्तर। तो सर देखिए राजस्थान में चूलिया जलप्रपात जो है ना ये चंबल नदी पर है भैया, डी ऑप्शन हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर है ये प्रपात, राजस्थान का एक ही है, चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ बना हुआ क्या है, चंबल नदी बनाती है, ऊपर से नीचे गिरती है ना डायरेक्ट, वही होता है चूलिया जलप्रपात। आप मैप में देख लें, वो मैप में क्या गूगल करके देख लेना, फोटोज आ जाएंगी। अगला देखिए 23 में आंसर क्या होगा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान कौन सा है बताओ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना आपका जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा स्थान है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है 38,401 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11 दूनी कितना होता है 22% है, जैसलमेर की बात कर रहे हैं। ठीक है जैसलमेर। वहीं बात करें हम धौलपुर की, सबसे छोटा धौलपुर, तो ये है
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89%, 1% से भी कम वाला है, लेस देन 1%, और ये 10% से ज़्यादा वाला एकमात्र जिला, और ये 1% से कम वाला एकमात्र जिला। ठीक है, और इसका है 3034 किलोमीटर क्षेत्रफल। तीसरे स्थान पर बात की जाए तो तीसरे स्थान पर सर बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर तीसरे स्थान पर। बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,287 वर्ग किलोमीटर, 28,287। नेक्स्ट 24 में उत्तर बता दो सर, क्या होगा? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, बताइए? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनमें दिख रहा है क्या कहीं पे आपको दादा भाई नौरोजी? कहीं पर भी दिख रहा हो आपको? दिख रहा है क्या कहीं पे भी? नहीं दिख रहा ना? डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। के अलावा 1893, 1906, इन दोनों में भी दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था, और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, तीसरे 3 नंबर के। नेक्स्ट 25 में बताओ, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार कर चुके हैं? देखिए दोस्तों, आंसर होगा एक बार, नंबर 1 ऑप्शन। एक बार ही करी थी अध्यक्षता। कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन था ना, बेलगाम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करी थी 1924। 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक ही बार करी गांधी जी ने। अगला 26 में बताओ भाई साहब, पेपर के बारे में मैंने बोल दिया था, खतरनाक वाला है, तो खतरनाक वाला ही पेपर है। मजा आ रहा है आपको? बहुत तगड़ा पेपर है ये। करो, देखें तुम लोग करोगे ना जितने प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में करके आओगे उतने, पक्की बात है। एक आध ज्यादा करके आओगे तो और भी बढ़िया बात है, 2 4 कराओ, 5 कराओ, लेकिन कोई 50 का 60 60 सही कर दे तो वो तो कहीं ज्यादा कर रहा हो, अति हो गई फिर तो। क्या भाई? चलो देखो आंसर क्या होगा, 3, तीसरा ऑप्शन। देखो, स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बन चुके थे? अध्यक्ष बन चुके थे। पहली बार 1929 के अंदर बने थे भाई साहब, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। दूसरी बार, तीसरी बार बने थे 1937 के अंदर, जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। 27 नंबर का प्रश्न आपका, ये लो बता दो, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? बताइए। आगे तैयारी जारी रखनी है तुम्हारे को, कहीं ये कर लो तुम कि सर बस हो गया काम, बन गए, बन गए नहीं बन गए 26 के बाद में, कहीं आप ये सोच लो कि सर मैं तो तैयारी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। भाई साहब, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है अगर आप ऐसे सोच लिया तो तुमने, और पढ़ाई को छोड़ दिया तो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप जिस तरह से इस टाइम में तैयारी कर रहे हो ना, इसी टाइम में तैयारी को कंटिन्यू रखोगे इस तरह से ही, यकीन मानो 1 साल के अंदर अंदर आपको ये तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। भगवान ऐसा ना करे कि आपको ना मिले, मिलेगी मिलेगी। किसी कारणवश कोई दोस्त ना ले पाए, एक आध नंबर से रह जाए, किसी भी रीजन से कोई रह सकता है, रहे ना रहे, तैयारी तो कंटिन्यू रखनी है आपको, क्योंकि सर रीट का जो एग्ज़ाम है ना सर, वो वापस आ रहा है। इस एग्ज़ाम के बाद में वापस से नोटिफिकेशन आएगा, देखना बहुत जल्दी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पद बढ़ने वाले थे, पद बढ़े नहीं है। ये सरकार है ना, नई वैकेंसी निकाल करके जाएगी रीट की, तो ध्यान रखिएगा तुम लोग, पढ़ाई छोड़नी नहीं है बीच में, हम कंटिन्यू रखेंगे इसको, और बढ़िया तैयारी करवाएंगे आपको। अभी सिलेक्शन ले लिया तो क्या बात हो गई, और बढ़िया रैंक आएगी ना अगले वाली में, तो और पास में नंबर आ जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए क्या पता, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड का वैकेंसी भी जल्दी आ रहा है, देखना रीट एग्जाम के बाद में नोटिफिकेशन, फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये सब तैयारी हम कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल आपका टाइम, हम आपके साथ हैं, जब तक आपको एटलीस्ट एक नौकरी नहीं मिल जाती ना, आपको छोड़ेंगे नहीं हम, बस आप भी मत छोड़ना। टेलीग्राम पर बने रहना सब लोग, टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लो आप। तो चलो 27 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है सर, डी हो जाएगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था इन्होंने, और इसके अनुसार कानून और जो व्यवस्था थी उसको क्या ही कहें, काम जो करना पागलपन है, ऐसे कहा था मतलब इन्होंने, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ तुम, क्या होगा? 12 हाड़ौती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादी का प्रथम विरुद्ध साहस था। बताइए सर क्या होगा 28 में आंसर, क्या हो जाएगा उत्तर बताइए सर। नेक्स्ट
आंसर बताइए क्या होगा 28 में। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे जो उत्तर होगा ना वो होगा पूर्वी बंगाल। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल हो जाएगा। वराह डकैती के बारे में सुना है तुमने? वराह डकैती 2 जून 1908, 2 जून 1908 वराह डकैती। पूर्वी बंगाल के जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे उनका प्रथम साहस कार्य था ये, खतरनाक वाला। इस घटना को जो पुलिस थी उसकी ढाका के रूप में मतलब एक समिति को भी अंजाम दिया था, मतलब उड़ा दिया था सब लोगों को। बड़ी कहानी है। आगे देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन में, निम्न में से किनको लोकप्रिय नाम लाला कुर्ती कमीज के रूप में भी जाना जाता है? बताओ क्या होगा। गाइस यहाँ पे आंसर होगा खुदाई खिदमतगारों को। तीसरा ऑप्शन, थोड़ा फास्ट करेंगे हम। देखो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की के अंदर जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे अब्दुल गफ्फार खान 1929 के अंदर खुदाई खिदमतगार संगठन की इन्होंने स्थापना भी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताओ, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष बताइए आप। एक वीडियो आएगा, एक क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी जल्दी, ठीक है? तैयार रहना तुम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी यूनिट नंबर 12 और 13 जो है रिजर्व बैंक वगैरह से, सॉरी वो शिक्षण विधियों की है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की भी मैं एक यूनिट आपकी शायद 10 नंबर की यूनिट 11 की या 10 की, उसके भी अलग से एक क्लास होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे उसमें। तो चलो अप्रैल मार्च नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना? अप्रैल मार्च हो जाएगा। अगला देखिए सर, बुलंद दरवाजा निम्न में से किस इमारत से संबंधित है? बताओ बुलंद दरवाजा। तो फ्रेंड्स देखिए बुलंद दरवाजा जो है ना फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, है ना? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका। इसी इमारत का नाम नहीं है बल्कि एक शहर का नाम है, ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी। तो मुगल बादशाह जो अकबर था ना उसके द्वारा स्थापित किया गया था और ये बुलंद दरवाजा यही बनवाया गया। अगला देखिए 32, संसार में सबसे पहले बारूद गन पाउडर, ठीक है ना, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? बारूद का आविष्कार आपको पता है ये कहाँ हो सकता है? यही तो है एक जो आविष्कार ज्यादा कर देता है कभी कभी, की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलो नेक्स्ट, चाइना। बताइए आईने अकबरी का रचयिता कौन था? बताओ भाई, आईने अकबरी का रचयिता। तो माय डियर फ्रेंड्स आईने अकबरी का रचयिता अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। अबुल फजल था आईने अकबरी का रचयिता। अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार था और इसकी जो मृत्यु हुई थी ना वो हुई थी 1602 के अंदर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आईने अकबरी से ही इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं आपको मिलती हैं? बताओ। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे ना आपका जो उत्तर होगा वो होगा नंबर 1 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। आईने अकबरी की शासन प्रणाली के ऊपर प्रकाश डालता है ये, यानी कि 1597 से बात करें, 1597 से लेकर के 1598, मतलब साल भर की बात है। इसमें अबुल फजल की जो अकबरनामा थी उसका तीसरा जिल्द क्या नाम था? आईने अकबरी, तो उस टाइम में प्रकाशित हुआ था। अगला देखिए 35 में उत्तर बताओ आप क्या होगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसके अनुमति से करी थी? बताओ। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे जो अनुमति थी ना वो थी जहांगीर की। बी ऑप्शन हो जाएगा। 1613 में जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को सूरत फैक्ट्री के अंदर ये लगाने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट देखिए 36 में उत्तर क्या होगा, बता दो। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए सर। जहांगीर का मकबरा, तो सर जहांगीर का जो मकबरा है ना ये लाहौर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। एक इस क्षेत्र है शाहद शाहदरा, सर इस नाम से ही है शायद। तो इसका निर्माण जो है सम्राट की मृत्यु के बाद में किया गया था उनकी बेगम नूर जहां के द्वारा। नेक्स्ट बताओ 37, बोध गया निम्न में से कौन से धर्म से संबंधित है? बताओ सर बोध गया कौन से धर्म से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों बोध गया जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है ना? बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये स्थान बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। नेक्स्ट 38 में बताइए उत्तर क्या होगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताओ।
इसको ऋषि पतन भी कहा जाता है ना, ऋषि पतन। पै और लगा दो, ऋषि पतन। किसको? सारनाथ को। नंबर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ 39 में क्या होगा। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन मुख्य शाखाओं में बट गया था? बताइए सर क्या होगा आंसर। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे जो उत्तर होगा ना वो होगा ए और बी। ऑप्शन नंबर मतलब डी हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध धर्म मूल रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया था। महायान और हीनयान इन शाखाओं में बट गया था। और बुद्ध की मूर्ति की पूजा का विरोध करने वाले जो लोग थे वो हीनयान, और समर्थन करने वाले जो थे वो महायान कहलाए थे, और विरोध करने वाले हीनयान कहलाए। बताओ सर सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? भाई साहब यहाँ पे जो उत्तर होगा ना आपका वो होगा धर्म चक्र परिवर्तन। डी ऑप्शन हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। चलो नेक्स्ट। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बताइए। जातक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ये बौद्धों का है। ये जातक किनका है? बौद्ध जो लोग हैं उनका ये प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, आप ऐसा इसको मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 42 में बताओ। ये एक अंतिम क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का, मतलब बौद्ध धर्म से लेकर के, क्योंकि आपके अब की बार एक क्वेश्चन पक्का आना है, इसलिए 3-4 प्रश्न मैंने इसमें डाल दिए हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किन भाषा प्रयोग की गई थी? कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? फटाफट से उत्तर बता दीजिए आप, क्या होगा इसमें। तो सर यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा भैया? प्राकृत भाषा हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए क्या उत्तर होगा इसका। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो भैया वो कहलाती हैं कंटोस। क्या कहलाती हैं? कंटोस। या फिर आप इनको समोच्च रेखाएं भी कह सकते हैं। समोच्च रेखाओं को ही क्या कहा जाता है भैया? आपका कंटोस। ठीक है। ये समुद्र में जल के समान ऊंचाई वाले जो निकटवर्ती स्थान होते हैं ना उनको मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट 44 में उत्तर बता दो। कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? बताइए। वही है। तो आंसर क्या होगा? स्थलाकृतिक मानचित्र। बी ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? स्थलाकृतिक मानचित्र हो जाएगा आपका इसमें सही उत्तर, बी राइट। नेक्स्ट 45 में उत्तर बताओ अब आप। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? बता दो भाई। टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है इसका दूसरा नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है इसका जो दूसरा नाम है ना वो है ध्रुवीय जलवायु। क्या होगा? डी ऑप्शन। ध्रुवीय जलवायु होता है इसका दूसरा नाम। तो 45 भी कंप्लीट। अगला देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? बताओ। 46 में क्या होगा? भैया देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ना ये नीलगिरी पर्वत के ऊपर मिलते हैं। आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर है ये। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा। और पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है इसका मिलन नीलगिरी पर्वत ही है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पर्वत बीच में स्थित है। ये इंडिया है और ये यहाँ पे इस तरह से है नीलगिरी पर्वतमाला। तो ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। ये सॉरी पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली जो है नीलगिरी पर्वतमाला। अगला देखिए 47 में क्या उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 108 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री पश्चिमी, जो भी है उत्तर करो सर क्या होगा इसमें। तो सर देखिए यहाँ पे ना जो आपका उत्तर होगा 47 नंबर के क्वेश्चन में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। क्या हो जाएगा भैया?
नंबर 1 ऑप्शन 180 डिग्री पहला ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण में खींची गई देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है, इनकी संज्ञा दी गई है। और एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं। अगला देखो 48 में, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, बताइए किसका? क्या होगा इसमें सही उत्तर, जल्दी करो। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो होगा देशांतरों का, डी ऑप्शन, ठीक है। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करना हो तो देशांतरों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर को पार करने के अंदर 4 मिनट का समय लेती है, ये तो आपने सब नहीं पढ़ा होगा। अब 180 डिग्री देशांतर की बात की जा रही है, इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये कहा जाता है कि पश्चिम देशांतर से पूर्व देशांतर पार करने के लिए पार करते हैं ना, तब तब एक तिथि बढ़ जाती है, मतलब एक डेट बढ़ जाती है, 24 आवर्स। चलो आगे देखिए 49, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के समीप है, तो ये नदियां हैं, बताओ सर 49 में क्या होगा? जल्दी से कर दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो सर देखिए इसमें जो उत्तर होगा ना वो होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तीसरा राइट आंसर होगा इसका, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हो जाएगा इसमें। और याद रहे ये इस नदियों का उद्गम जो है तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। मानसरोवर के उत्तर में कैलाश पर्वत है, पश्चिम में रक्षताल झील है। रक्षताल झील हिंदू धर्म में इसको पवित्र माना गया है। 50 नंबर का प्रश्न का उत्तर करो सर, क्या आंसर होगा आपका? बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां, बताइए क्या होता है? 50 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा भाई आपका? यस, देखो एक तो है पहला ऑप्शन स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। दूसरा है सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तीसरा है तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। मतलब सर आंसर तो आपका यहाँ पर बी और सी होगा इसमें यार, ठीक है ना। बिल्कुल ये हो जाएगा, सी करेंगे इसमें ना, ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बताइए बताइए क्या उत्तर होगा इसका? फटाफट से कर दो उत्तर, राइट। 51, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। किसके लिए करवाता है भाई? केवल और केवल भूमि सुधार के लिए करवाता है ऋण उपलब्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही उत्तर। अगला देखिए 52 में क्या आंसर होगा आपका, जल्दी करो। तो सर देखिए बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब क्या किया जाता है? उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट, चलो बताइए कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? बताओ सर क्या होगा? योजना, क्रियान्वयन, प्रतिपुष्टि तंत्र, तथ्यों का श्रुत लेख। तो देखो भाई यहाँ पर जो उत्तर होगा ना वो होगा तथ्यों का स्रोत लेख। तथ्यों का स्रोत लेख सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है, नहीं होता है, बल्कि ये भाषा शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। वैसे भाषा शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट,
चलो बताओ 54 में क्या उत्तर होगा। प्राथमिक सामाजिकरण है, जल्दी से कर दो भाई। क्या प्राथमिक सामाजिकरण है? उत्तर करो। तो फ्रेंड्स देखिए, प्राथमिक सामाजिकरण जो है ना, वो है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या? हाँ, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 में, आप उत्तर बता दो मेरे को क्या होगा। 55 में, एक शिक्षक परीक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, ये उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? आंसर करो सर, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से। तो गैस देखिए, यहाँ पे ना आंसर हो जाएगा बोधन। क्या होगा आपका राइट आंसर? बोधन हो जाएगा, ठीक है ना सर। चलो आगे देखिए 56 नंबर के प्रश्न में उत्तर करो। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए 56 में, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? करो आंसर। हाँ जी। तो फ्रेंड्स देखिए, इकाई परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं समझा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका राइट आंसर। 57 नंबर के प्रश्न में उत्तर कीजिए सर। सामाजिक विज्ञान के निम्न में से किस उप विषय में स्रोत विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए 57 में क्या होगा। तो भाई देखो, इसका उत्तर होगा इतिहास। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। स्रोत विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं 57 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। नंबर 1 ऑप्शन बताइए, उत्तर क्या होगा। बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, आंसर करो इसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन, राजनीति विज्ञान का। ठीक है, बाल संसद का आयोजन करके छात्रों को राजनीति विज्ञान से संबंधित लोकतंत्र और जो प्रशासन है उससे संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है, और देश को चलाने के लिए आवश्यक जो कार्य होते हैं प्रणाली से परिचित किया जाता है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ होना चाहिए। बताओ जी क्या होगा सर इसका। तो सर देखो, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को अपनी विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी क्या करना चाहिए भैया? विज्ञान होना जरूरी है, शिक्षण विधियों का भी, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगमता से चले। ठीक। नेक्स्ट 60 में उत्तर बताओ तुम क्या होगा। 60 नंबर के प्रश्न में, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? बताओ वो कौन सी विधि होगी जिसको आप सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो उत्तर होगा ना, वो होगा पत्राभिनय विधि। कौन सा हो जाएगा? पत्राभिनय विधि हो जाएगा। ये 60 क्वेश्चन, बताओ कितने क्वेश्चन सही हुए तुम्हारे 60 में से? आउट ऑफ 60 किसके सही हुए मेरे को बताइए। बाकी सब लोग कमेंट में उत्तर कर दो, देखें क्या आंसर आना चाहिए आपका। 50 आना चाहिए, 55 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 58, 57, 40, 45, 30, 35, 18, ये जो भी मतलब। ये SST के 60 क्वेश्चन हो गए हैं भाई आपके, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं संस्कृत। संस्कृत रह गई थी आपकी, TDP कंप्लीट हो गई, और हिंदी कंप्लीट हो गई, SST कंप्लीट हो गई। अब हम कंप्लीट करेंगे किसको? संस्कृत को। चलो सर, संस्कृत ये लीजिए नंबर 1। बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा है आपका, देख रहा हूँ मैं, शानदार। मतलब उठा दोगे ना आपकी बार तो सब कुछ। बताइए, टैवर्गच्छ उच्चारण स्थानम वर्तते, टैवर का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप फटाफट से उत्तर करो सर। टैवर्ग का उच्चारण स्थान। तो फ्रेंड्स, टैवर का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। क्या होता है सर? री टू रसाणाम, री टू रसाणाम मूर्धा होता है भैया, ठीक है ना। यानी कि री टैवर्ग और रै,
इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, और श का भाई री हो गया, टैवर के अंदर 5 वर्ण वर्ण आ गए, र आ गया, और ये मूर्धन्य श होता है। 3 श होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धन्य बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान दंते होता है, दंत, ठीक है ना। और ये होता है तालव्य श, इसका तालव्य होता है, तालु होता है उच्चारण स्थान, इसका दंत होता है, इसका मूर्धा होता है। ये तो आसानी से याद हो जाएंगे यार, क्या दिक्कत है। आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न आपका, तो बताइए इसमें उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तुम कल मत जाना, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कर दो सर, क्या होगा। तुम कल मत जाना, तो कब जाएं भाई साहब, तो तुम जाना त्वम स्व माह गच्छ, ठीक है ना। कब जाना, तुम स्वयं माह गच्छ, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। पर नहीं दे रहा हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद ही कर रहे हैं। यहाँ पर जो कर्ता है ना, कर्ता कौन है भाई, कर्ता त्वम है ना, त्वम, ये कर्ता हो गया। त्वम यहाँ पर क्या है भाई, कर्ता है, जो कि मध्यम पुरुष और एक वचन का है। मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या आएगी भैया, मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, और लोट लकार के अंदर बन रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए नेक्स्ट, शब्दम अत्र का विभक्ति, बताओ सर, शब्दम अत्र का विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थ जो भी है तुम्हारी, क्या होगा उत्तर बताओ। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना, वो होगा आपका द्वितीय, बी ऑप्शन राइट आंसर। शब्दम में द्वितीय विभक्ति है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग एक वचन का है, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर के प्रश्न में भी उत्तर दे दो तुम, क्या होगा। माता पुत्रम, माता पुत्रम क्रुध्यति, इस वाक्य को संशोधन करना है आपको। देखो दोस्तों, एक धातु होती है क्रुद्ध धातु, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है सर क्रुद्ध के योग में, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा, माता पुत्राय, पुत्राय चतुर्थी क्रुध्यति, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट 5वें नंबर में बताइए उत्तर क्या होगा। निगमन विधेय सूत्रम नास्ति, निगमन विधि का सूत्र नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है निगमन विधि का सूत्र आपका, फटाफट से कर दो उत्तर क्या होगा। तो भाई साहब देखिए, निगमन विधि का जो सूत्र नहीं है ना, वो नहीं है सरलात कठिनम प्रति, बी राइट आंसर, सरल से कठिन की ओर, और ये आगमन विधि का सूत्र होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, आगमन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप 6 नंबर का, बताओ उत्तर क्या होगा। दैनिक इति शब्देन तात्पर्य वर्तते, बताओ। दैनिक इति शब्देन तात्पर्य वर्तते, इसका मतलब है अशुद्धि द्वयम करता, ठीक है ना। परीक्षा में 2 अशुद्धि करता छात्र, जो छात्र परीक्षा में एक अशुद्धि करता है उसको आप, एक करता है उसको आप कहेंगे एकानैक, क्या कहेंगे, एकानैक कहेंगे। तो 3 अशुद्धियां करता है ना सर, तो कहेंगे त्रैनैक, ठीक है। और जो दैनिक किसको कहेंगे, जो करता है अशुद्धियां द्वय, यानी कि 2 अशुद्धियां करता है वो, दोनों में कोई भी आए आप कर देना। नेक्स्ट 7 में बताइए क्या उत्तर होगा। प्रतिक्षणम अत्र समासः वर्तते, करो सर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपका आंसर होगा अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव समास, इसका विग्रह क्या होता है, क्षणम क्षणम प्रति, क्षणम क्षणम प्रति। अव्ययभाव समास के अंदर क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है सर, प्रधान होता है इसमें, और क्या होता है वो, अव्यय होता है पूर्व पद। नेक्स्ट हो गया, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो आप, बताओ। काव्य शिक्षणे रसानुभूति कस्मिन् सोपाने भवति, लाइक तो कर दो टाबरो। देखो, काव्य शिक्षणे रसानुभूति कस्मिन् सोपाने भवति, आंसर होगा इसका क्या, सस्वर वाचने। काव्य शिक्षण में रसानुभूति जो कि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, ध्यान रखना, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, और सस्वर वाचन में ही होता है ये, पद्य शिक्षण का मुख्य सोपान भी माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, समाच्छादितम अत्र कैप उपसर्ग है, बताइए सर, समाच्छादितम
अत्र कै उपसर्ग, क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसमें जो उत्तर होगा ना वो होगा सम, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। क्या होता है? सम प्लस आच्छादितम, ठीक है ना, सम प्लस आच्छादितम। देखो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22, ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी चलते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगला देखो आप 10 नंबर का क्या उत्तर होगा, बताओ। संस्कार शिक्षणम कस्य शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम वर्तते, बताइए। तो गाइस देखिए इसमें जो उत्तर होगा ना वो होगा नाटक विषय, नंबर 1 ऑप्शन। संस्कार शिक्षण नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है और चरित्र निर्माण संस्कार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चरित्र निर्माण। नेक्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताइए सर। गच्छति इति पदस्य विधिलिंग लकारे परिवर्तनम कुरुत, करो जी। गच्छति शब्द का विधिलिंग लकार में परिवर्तन कर देना है आपको, तो जल्दी से कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना जो आपका उत्तर होगा वो होगा नंबर 1 ऑप्शन। क्या होगा? नंबर 1 गच्छेत। गच्छति शब्द के अंदर विधिलिंग लकार में जो रूप बनेगा वो बनेगा गच्छेत। गच्छति शब्द जो है ना इसके अंदर है गम धातु। धातु कौन सी है? गम धातु है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले लकार, तो लट लकार है सर। कौन सा लकार है? लट लकार में बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है ना। तो गच्छेत में क्या बनेगा, इसी तरह से पूरा कंप्लीट वहां पर भी सेट करेंगे तो गच्छेत बन जाएगा गच्छति का। अगला देखिए नेक्स्ट 12 युवा शब्द है कस्मिन लिंगे अस्ति। युवा शब्द के अंदर लिंग बताना है आपको, जल्दी बता दो। तो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? नंबर 1 ऑप्शन पुल्लिंग है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। युवा शब्द पुल्लिंग का है और इसके अंदर अगर मूल शब्द पूछे ना तो सर कौन सा है? युवन। युवन इसके अंदर है मूल शब्द। नेक्स्ट देखिए आप 13 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर दे दो। ये लो सर बताइए। हितम मनोहारी च वचः है, ये जो सुक्ति है ना इसको पूरी करना है आपको। करिए सर क्या होगा उत्तर इसका फटाफट से। हितम मनोहारी च, तो भैया आंसर होगा दुर्लभ है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ हितम मनोहारी च दुर्लभ है वचः, मतलब क्या होता है? हितकारी तथा मनोहारी वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट 14 बताइए। नैव अत्र कह संधि, नैव में आपको संधि बतानी है, तो जल्दी से संधि बता दीजिए सर। नैव में कौन सी संधि होगी सर? इसमें इसमें है वृद्धि संधि, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्या होता है? न प्लस एव होता है सर। पता है आपको वृद्धि संधि में आई ये वाली मात्रा आती है, 2 मात्रा। गुण संधि में 1 मात्रा आती है, ध्यान रखना ये ट्रिक है। ए और आ के बाद में इस संधि में क्या होता है, अगर ए या आ के बाद में एच वर्ण आ जाते हैं, एच मतलब ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण, तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। वहाँ पे वृद्धि एकादेश क्या होता है? एक जगह तो आई होता है, एक जगह औ होता है। अब देख लो आप दोनों में 2 मात्राएं होती हैं ना ऊपर, इसकी मात्रा भी ये होती है और इसकी मात्रा भी ये वाली होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 15 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए आप, क्या होगा। शिक्षक मुखम कीदृशी सामग्री वर्तते, बताइए। शिक्षक मुखम कीदृशी सामग्री वर्तते। तो गाइस देखिए यहाँ पे ना आपका जो उत्तर होगा वो होगा श्रव्य, श्रव्य सामग्री। शिक्षक मुखम श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। और गुरुमुख के बारे में आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? गुरुमुख के बारे में पूछ ले तो ये श्रव्य सामग्री का उदाहरण होता है। सॉरी, हाँ चलो नेक्स्ट। श्रव्य का होंगे, शिक्षक मुख गुरुमुख एक ही बात है। अगला देखिए 16 नंबर के प्रश्न में ये रहा, बताओ। लिपि विज्ञान संबंधी कौशलानि संति, बताइए सर। लिपि विज्ञान संबंधी कौशल के बारे में बात कर रहा है, तो जल्दी से कर दो आप, सर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? पठन लेखनम। क्या हो जाएगा? पठन लेखनम। लिपि विज्ञान से संबंधित कौशल पठन और लेखन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ध्वनि विज्ञान से संबंधित लेखन, तो कौन कौन से होते हैं? श्रवण और आपका जो बच गया लास्ट वाला वो हो गया भाषण, ठीक है। ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित होते हैं और ये दोनों लिपि विज्ञान से पठन और लेखन। नेक्स्ट हो गया, 12 हो गया क्या? 16। नेक्स्ट 17 देखिए आप। गुरुवः अत्र किम लिंगम, बताओ। इस शब्द में गुरुवः शब्द में लिंग बताना है आपको, कौन सा लिंग है? सभी जान रहे हैं वैसे तो, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? पुल्लिंग है इसमें, नंबर 1 ऑप्शन।
गुरुवत शब्द में पुल्लिंग है, और गुरु शब्द उकारांत है, मतलब उकारांत जिनके लास्ट में क्या आता है, ऊ आता है। तो गुरु को अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, गुरु लिखेंगे ना, तो ऊ आ रहा है, रह के आगे ऊ है, जैसे गे ऊ, रे ऊ, ये वाला है ना, तो ऊ आ रहा है, ऊ अंत में आता है उकारांत। ऊ जिसके अंत में हो उकारांत कहलाएगा। ई जिसके अंत में हो इकारांत, आ जिसके अंत में हो आकारांत, ए जिसके अंत में हो एकारांत। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति है इसमें और बहुवचन का रूप है ये। 18 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ सर क्या होगा। आगमन विधेय सूत्रम नास्ति, आगमन विधि का सूत्र कौन सा नहीं है, फटाफट करो, क्या उत्तर होगा। तो भाई साहब देखिए, आगमन विधि का जो सूत्र नहीं है ना, वो नहीं है अज्ञातात ज्ञातम प्रति, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, अज्ञातात ज्ञातम प्रति ऑप्शन हो जाएगा। ये किसका होता है फिर, तो सर ये होता है निगमन विधि का। कौन सी विधि का होता है, निगमन विधि का होता है ये। अब बात करते हैं आगे 19 नंबर के प्रश्न की, तो बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। तो हो गया आपका, और ये 19 बताओ। हयेन, क्या सर, हयेन अत्र का विभक्ति, हयन में कौन सी विभक्ति है, हयन में तृतीया विभक्ति, डी ऑप्शन, एकारांत है ना ये। भाई देखो न के अंदर ए है ना, बिल्कुल है सर, तो ये एकारांत हो गया और पुल्लिंग है, पुल्लिंग में रूप बन रहा है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट 20 नंबर के प्रश्न में आप मेरे को उत्तर बता दीजिए सर क्या होगा। भाषा शिक्षण से सिद्धांत नास्ति, तो बताइए भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है कौन सा। तो मेरे दोस्तों जो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है ना, वो नहीं है वैभवता का सिद्धांत, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, एक तो एकता का सिद्धांत हो गया आपका, ठीक है, एक सहभागिता का हो गया, एक स्वतंत्रता का सिद्धांत हो गया। अगला देखिए 21 में क्या उत्तर होगा, बताओ फटाफट बता दीजिए। मौखिक परीक्षाया भेद है वर्तते, मौखिक परीक्षा के भेद के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो सर क्या उत्तर होगा इसका। मौखिक परीक्षाया भेद है तो होगा अंत्याक्षरी, तीसरा ऑप्शन। मैंने पहले भी करवाए हैं ये कुछ क्वेश्चन, आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ मेरे को आप। जबकि निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और अन्वलेखनम, ये सब कौन सी परीक्षा के होते हैं, लिखित परीक्षा के भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 22 में उत्तर बता दो बाप। वर्तमान शिक्षा वर्तते, बताओ सर वर्तमान शिक्षा वर्तते, आंसर क्या होगा। तो सर देखिए वर्तमान जो शिक्षा है ना, ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा है ना, बाल केंद्रित ना होकर के वर्तमान शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो न वर्तते है ना, तो वर्तमान शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित है, बालक की शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है। नेक्स्ट 23 में बताओ क्या होगा। अर्थ में श्लोके किम छंद है, बताओ सर क्या होगा उत्तर। अर्थ में श्लोके किम छंद है, उपजाति, इंद्रवज्रा, लेकिन यहाँ पे श्लोक ही नहीं आया यार, टाइपिंग मिस्टेक है, श्लोक डाला नहीं है और डायरेक्ट अर्थ में श्लोक कर दिया उसने। छोड़ो इसको, एक बोनस मिल गया आपको मान लो। 24 में बताओ अब। भाषा शिक्षण साधन मात्र अस्ति, बताओ जी भाषा शिक्षण में साधन मात्र क्या है। तो गाइस इसमें उत्तर क्या होगा, पाठ्य पुस्तकम, डी ऑप्शन। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकम साधन मात्र ना होकर के साध्य मात्र ना होकर के साधन मात्र होती है, साध्य नहीं होती है, साधन होती है। शिक्षण में केवल सहायक मात्र ही होती है ये। वैसे 25 नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो तुम क्या होगा। चलो सर बताइए 25 में। कस्मिन कौशले वर्तनी अधिक आवश्यकी वर्तते, बताओ कौन से कौशल की वर्तनी ज्यादा आवश्यक है। इस कौशल में वर्तनी की अधिक आवश्यकता होती है, लेखन कौशल के अंदर सभी जानते हैं। शुद्धता अशुद्धता इसकी मुख्य आवश्यकता लेखन कौशल में अधिकता ही होती है ये। आगे देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है सर, बताइए। अहम जयपुरम गच्छामि, अहम जयपुरम गच्छामि, तो बताओ सर क्या होगा इसका उत्तर। अहम जयपुरम गच्छामि, तो क्या आंसर हो जाएगा, मया जयपुरम गम्यते, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है ना सर, मया जयपुरम गम्यते हो जाएगा इसका कर्मवाच्य में कर्ता,
में तृतीया विभक्ति होती है और अहम मया यानी कि कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये हो जाएगा प्रथमा यानी कि जयपुर से जयपुरम बन जाएगा। क्रिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें और क्रिया में यते प्रत्यय जुड़ जाता है लास्ट के अंदर, ये रूप बन जाता है। अगला देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के टाइम भी नहीं है, आपको पता है, आपने तैयारी तो करी ही होगी, इतना तो सब कुछ आ ही रहा होगा आप लोगों को। एक आध प्रश्न अगर सही नहीं भी होता है ना तो आप टेंशन मत लेना, 28 तक भी स्कोर कर दोगे तो काफ़ी अच्छा है, 29 करोगे और भी अच्छा है, 30 में 30 करोगे और भी खतरनाक है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। जितना ज़्यादा हो सके बस रिविज़न करो, अभी जो भी टाइम बचा हुआ है, ये टेस्ट सीरीज लगाओ, इनके अंदर कितने क्या आ रहे हैं आपको बस फोकस करो फटाफट। चलो देखो इसमें क्या आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन क्री। ठीक है ना, हाँ क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर क्या बन जाएगा, करोति बन जाएगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, करोति। नेक्स्ट 28 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए सर, क्या होगा बताओ। ये रहा, मूल्यांकन से कति भेदा, मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के जो भेद होते हैं ना वो होते हैं दो भेद, कौन कौन से, एक तो होता है आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, और एक होता है बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक मूल्यांकन जो होता है ना जो स्कूल में जो गतिविधियां होती हैं, गृह कार्य, रचनात्मक कार्य, सामाजिक कार्य कोई भी, और बाह्य मूल्यांकन जो होता है ना वो ये होता है जो विश्वविद्यालय बोर्ड वगैरह होती है ना उनके द्वारा जो एजेंसीज होती हैं एग्जाम्स वगैरह करवाती है, तो वो बाह्य परिस्थितियों में आती हैं। नेक्स्ट चलो बताओ क्या होगा, सर्वाधिकम उपयुक्तम सामग्री वर्तते, कौन सी है सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री। 29 नंबर का क्वेश्चन है सर, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका। सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री श्यामपट्ट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा उपयुक्त श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट को अध्यापक का मित्र भी कहा जाता है, अध्यापक का मित्र। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो आप क्या होगा। प्रत्यक्ष विधि विशेष सत्य कथनम नास्ति, प्रत्यक्ष विधि के विषय में सत्य कथन कौन सा नहीं है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए प्रत्यक्ष विधि के विषय में जो सत्य कथन नहीं है ना वो है आपका मातृभाषा प्रयोग है, ठीक है, हाँ मातृभाषा प्रयोग हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में विषय में, यही ऐसा है, मतलब मातृभाषा का प्रयोग इसमें किया नहीं जाता है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते बल्कि इसमें डायरेक्ट अध्ययन करवाया जाता है, जो भी लिखा हुआ था ना उसी का। ओके